हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनकी पोयम परचेस के बारे में। तो ये परचेस क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोयम एंड व्हाट मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे हिज रीडर्स थ्रू दिस पोयम, उन सभी के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथियों अगर हम बात करें तो ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन पोइट हैं। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1874 एंड ही डाइड इन द ईयर 1963। तो ही इज ए पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। ये 20वीं सदी के कवि हैं। दूसरे शब्दों में आप इनको क्या कह सकते हो, मॉडर्न अमेरिकन पोइट भी आप इनको कह सकते हो, है ना। मॉडर्न अमेरिकन पोइट भी हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कह सकते हैं। अब अमेरिकन लिटरेरी फील्ड के अंदर इनका इतना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन था कि इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए अमेरिका का जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, जो एमिनेंट प्राइज है जो लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है अमेरिका में, जिसको हम पल्टीजर प्राइज कहते हैं, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने लाइफ स्पान में 4 बार रिसीव किया था। First time he received the famous Pulitzer Prize for his collection of poems New Hampshire in 1924. Then again in 1931 he received the Pulitzer Prize for his collection of poems Collected Poem. Then for a further range in 1937. Then a विटनेस ट्री 1943। तो 4 बार अपने पूरे लाइफ स्पान के दौरान इन्होंने फेमस पल्टीजर पुरस्कार को रिसीव किया था। ये इस बात को दर्शाता है कि कितने महान कवि थे ये अमेरिकन लिटरेचर के। आगे और बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अमेरिकन पोइट थे, नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। ये किस लिए जाने जाते हैं, जो अमेरिका का ग्रामीण जीवन है ना, उसका इन्होंने अपनी कविताओं में क्या करा है, वास्तविक चित्रण करा है। यानी जैसा जीवन है वैसा का वैसा इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर उस जीवन को डिपिक्ट करा है। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वियल लैंग्वेज, जो आम बोलचाल भाषा है ना अमेरिकन लोगों की, जो आम बोलचाल भाषा है, जो जन भाषा है, जो एक दूसरे से व्यक्ति वहां के बोलते हैं, उसी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने अपनी पोएम्स को लिखा है। और यही वो कारण था कि इनकी पोएम अमेरिका में हर व्यक्ति समझ पाया, हर व्यक्ति की पहुंच में इनकी पोएम बन पाई। कॉमन थीम्स की अगर हम बात करें तो नेचर इनकी पोइट्री में आपको दिखाई देगी, ह्यूमन इमोशंस की बात ये करते हुए दिखाई देंगे, रूरल लाइफ को इन्होंने डिपिक्ट करा है अपनी पोएम के अंदर, एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन और दार्शनिक विचार कहीं ना कहीं इनकी पोएम में आपको दिखलाई देंगे। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स इन अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत ही महान कवियों के अंदर इनको शुमार किया जाता है। ऑफन एसोसिएटेड विद द न्यू इंग्लैंड रीजन ऑफ यूएस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और कई कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है। न्यू इंग्लैंड रीजन से बिलोंग करते हैं, तो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है, वहां पर एक एरिया है जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड, ठीक है। तो न्यू इंग्लैंड कहाँ है ये पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, और बहुत से बच्चे यही गड़बड़ कर जाते हैं कि न्यू इंग्लैंड को कहाँ बता देते हैं, वो इंग्लैंड में बता देते हैं, यूनाइटेड किंगडम में बता देते हैं। लेकिन न्यू इंग्लैंड का एरिया जो है हमारा कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और वहीं से हमारे आज के ये कवि रॉबर्ट फर्स्ट बिलोंग करते हैं। हिज पोएट्री कंबाइंस द सिंपल इमेजरी विद डीप सिंबॉलिक मीनिंग। जब आप इनकी कविताओं को पढ़ोगे तो उनमें जो इमेजेस आपके सामने रखी गई है वो देखने में बड़ी ही साधारण सी लगेगी, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो क्या है, बड़ा ही डीप आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। एंड एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन द ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। एंड एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, और इनकी कविताओं में एक द्वंद्व दिखाई देगा, किसके बीच में, प्रकृति और मनुष्य जीवन के बीच में कहीं ना कहीं एक द्वंद्वात्मक स्थिति इनकी कविताओं में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारी पोएम बर्चेस के बारे में। द पोएम बर्चेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1915 इन द अटलांटिक मंथली एंड अमेरिकन लिटरेरी मैगजीन। तो 1915 में पहली बार हमारी ये पोएम बर्चेस पब्लिश हुई थी। कहाँ पब्लिश हुई थी, अटलांटिक मंथली टाइटल की एक अमेरिकन लिटरेरी मैगजीन थी, उसके अंदर सबसे पहली बार हमारी ये पोएम बर्चेस पब्लिश हुई थी। लेटर इन द ईयर 1916 में फिर हमारा फ्रॉस्ट का एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया था जिसका नाम था माउंटेन इंटरवेल। इस कविता को बर्चेस को माउंटेन इंटरवल में शामिल कर लिया, कब, इन द ईयर 1916। फॉर्म की अगर बात करें तो नैरेटिव पोएम है, यानी एक कहानी के रूप में ये पोएम आपको कहती हुई दिखाई पड़ती है। लिखी किसमें गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स का मतलब क्या हुआ, देयर आर द 59 लाइंस इन दिस पोएम, और सारी की सारी लाइंस जो है एक दूसरे से राइम नहीं करती है, यानी अनराइम्ड लाइन है, कोई रिदम इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगी। और जो अनराइम्ड लाइंस की पोएम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो आपकी ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम जो बर्चेस है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और मीटर जो उन्होंने यूज किया है इस पोएम को लिखने के लिए, दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। तो ब्लैंक वर्स को लिखने के लिए आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है, किसने किया है,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। थीम की अगर बात करें तो द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द टेंशन बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन। देखो बहुत ही गजब की बात है। ये इस पोएम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, एक तरफ तो आपको फैक्ट दिखाई देगा और दूसरी तरफ आपको फैंटेसी दिखाई देगी। ठीक है, फैक्ट और फैंटेसी के बीच में झूलती हुई आपको ये कविताएं नजर आएगी। ये नहीं, एक तरफ तो ये रियलिटी है, वास्तविकता है और दूसरी तरफ इमेजिनेशन है ना? आप इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरी तरफ इमेजिनेशन है तो फैक्ट प्लस फैंटेसी, फैक्ट या फैंटेसी कह दो या रियलिटी या इमेजिनेशन, इन दोनों के बीच में झूलती हुई आपको ये कविता दिखाई देगी। यूथफुल इनोसेंस इसके अंदर दिखाई देगा एंड डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द लाइफ्स हार्डशिप्स, और कहीं ना कहीं आपको एक कवि की इच्छा दिखाई देगी कि वो जाना चाहता है, बचना चाहता है जीवन की परेशानियों से, कहीं ना कहीं वो पलायन कर देना चाहता है, भाग देना चाहता है। ठीक है, सेटिंग की अगर बात करें तो न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है जहाँ पर इस पोएम को लिखा गया है या जिसकी सेटिंग इस पोएम के अंदर दी गई है, और न्यू इंग्लैंड का वो रीजन जो है इस फील्ड विद द बर्च ट्री, बर्च का पेड़ होता है, पूरी के पूरे उस एरिया के अंदर बर्च के पेड़ लगे हुए हैं और वहीं उसी सेटिंग के में हमारी ये पोएम लिखी गई है। मेडिटेटिव टोन टोन है, नॉस्टैल्जिक यानी पास्ट की रिमेम्बरेंस कहीं ना कहीं इस पोएम के अंदर आपको दिखाई देगी, और रिफ्लेक्टिव इन नेचर यानी सोचने को और मजबूर करती है, थॉटफुलनेस कहीं ना कहीं इस पोएम के अंदर आपको दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी आज की पोयम पर। एंड द पोयम बिगिंस विद द लाइन व्हेन आई सी बर्चेस बैंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइंस ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम। तो पोइट स्टार्ट करता है अपनी लाइन को और वो क्या कहता है, व्हेन आई सी बर्चेस बैंड टू लेफ्ट एंड राइट। तो इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोइट इज यूजिंग द आई प्रोनाउन। ठीक है, आई प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, द पोइट इज मेंशनिंग हिमसेल्फ इन दिस पोएम, और अपने आप को जब वो इस पोएम के अंदर मेंशन कर रहा है, इट मींस द पोएम इज सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर। कैसी पोएम है ये, एक सब्जेक्टिव पोएम है, क्योंकि हम सभी को पता है जहां पर भी राइटर या पोइट अपने आप का जिक्र कर देता है वो पोएम आपकी क्या बन जाती है, सब्जेक्टिव बन जाती है। तो दिस पोएम इज सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर। तो वो बोलता है व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइंस ऑफ द स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज। तो न्यू इंग्लैंड का रीजन है, न्यू इंग्लैंड का क्षेत्र है, और न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में आप क्या देख सकते हो कि बहुत बड़ी संख्या में बर्च के इस तरीके के पेड़ लगे हुए हैं। और जब हमारा कवि इन पेड़ों को देखता है तो उसको क्या दिखते हैं, बेंट हुए दिखते हैं बर्च के पेड़, या तो लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ, इस तरीके से ये पेड़ उसको झुके हुए दिखाई देते हैं। स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, स्ट्रेटर डार्कर, डार्कर का मतलब क्या हो गया, डेंस, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, डेंस यानी घना घना जंगल है बर्च के पेड़ों का, और बर्च की वो पेड़ जो हैं या तो लेफ्ट की तरफ झुके हुए हैं या फिर राइट की तरफ झुके हुए हैं। आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम व्हेन आवर पोइट सीज, जब हमारा पोइट ये देखता है कि द ट्रीज ऑफ द बर्चेज आर बेंडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट, वो लेफ्ट और राइट की तरफ झुके हुए हैं, तो उसके दिमाग में एक इमेज क्लिक करती है, और वो इमेज क्या क्लिक करती है, सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम, कोई बच्चा इन पर झूला होगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्राय जब बच्चे छोटे-छोटे होते हैं तो वो पेड़ों पर लटकते हैं, पेड़ों पर झूलते हैं, और उनके झूलने से, उनके वजन से वो टहनियाँ जो पेड़ों की होती है वो थोड़ी-सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है। तो द वेरी फर्स्ट इमेज व्हेन द पोएट सीज दिस बर्च ट्रीज बेंडिंग लेफ्ट एंड राइट, तो पहली जो इमेज हमारे पोएट के दिमाग में आती है वो ये आती है कि शायद कोई बच्चा होगा जो इनके ऊपर झूला होगा, और यही वो कारण है कि ये जो बर्च के पेड़ हैं वो लेफ्ट और राइट की तरफ इनकी जो ब्रांचेस हैं वो बेंड हो गई है, झुक गई है। बट लेकिन अचानक उसको ख्याल आता है, बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे, लेकिन एकमात्र बच्चे के झूलने से पेड़ नीचे की तरफ तो नहीं आ जाएंगे, नीचे की तरफ हमेशा के लिए तो नहीं हो जाएंगे ना पेड़। आइस स्टॉर्म डू दैट, बल्कि ये सारा का सारा काम किसका है, आइस स्टॉर्म का है, बर्फ के तूफान का है। ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइसी सन्नी विंटर मॉर्निंग आफ्टर रेन। तो इट इज ए कॉमन फिनोमिना। ऑफन, ऑफन यानी प्राय, ये कॉमन फिनोमिना है न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में। आप प्राय इस तरीके की चीजें देख सकते हैं कि कोई सर्दियों की सुबह होगी और उसमें ठीक बारिश के बाद पेड़ जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आइस, आइस यानी इस तरीके की बर्फ जो होती है पेड़ों के ऊपर जम जाती है, और जब इस तरीके की बर्फ पेड़ों के ऊपर जम जाती है तो पेड़ों की टहनियां क्या हो जाती है, लेफ्ट और राइट की तरफ झुक जाती है, क्योंकि बर्फ जो होती है, बर्फ पड़ती है तो पेड़ों के ऊपर जम जाती है, और पेड़ों के ऊपर जब पेड़ों की टहनियों पे बर्फ जमेगी तो उसके लोड से, उसके भार से जो वो ब्रांच होती है ना ट्री की, वो नीचे की तरफ बेंट हो जाती है। तो वो कहता है इट इज ए कॉमन फिनोमिना इन द न्यू इंग्लैंड रीजन। जब विंटर की कोई सुबह होती है तो उसमें आप आसानी से देख सकते हो कि बारिश के बाद जब बर्फ पेड़ों की टहनियों पर, इन बर्च की टहनियों पर जम जाती है, तो बर्च के पेड़ जो होते हैं वो झुक जाते हैं। दे क्लिक अपॉन देमसेल्फ एज द ब्रीज राइजेस एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्टील्स क्रैक्स देयर
cracks and creases their enamel. They click upon themselves. अब देखो सुबह-सुबह का एक सीन है कि इमेज आपके दिमाग में बना रहा है, वो एक डिपिक्शन आपके दिमाग में कर रहा है और वो इमेज आपको अपने माइंड में बनानी है कि सुबह-सुबह की सर्दियों की सुबह है, बारिश हुई है और बारिश होने के बाद बर्च के जो पेड़ हैं उनकी टहनियों पर क्या जम गई है, बर्फ जम गई है। अब बर्फ जम गई है तो आप देखते हो कि जैसे ही ब्रीज राइजेस, थोड़ी-सी हवा चलती है, जैसे ही थोड़ी-सी हवा चलती है तो पेड़ की टहनियों पे क्या है, बर्फ जमी हुई है और बर्फ जमी हुई है तो क्या होगा, पेड़ की टहनियाँ थोड़ी-सी हिलती है और ऐसे ही थोड़ी-सी हिलती है, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स। क्लिक यानी बर्फ जो जमी हुई है उनमें धीरे-धीरे क्रैक आता है ना? एंड टर्न मैनी कलर्ड एज स्टील्स एंड क्रेजेस देयर एनिमल। और जैसे ही, क्योंकि सन्नी मॉर्निंग थी, सूरज उगा था, जैसे ही सन्नी मॉर्निंग होती है, थोड़ी सी हवा चलती है, थोड़ी सी हवा चलने के साथ में ही जैसे ही ब्रांचेस ऑफ द बर्च मूवमेंट करती है तो उस मूवमेंट के साथ में ही उस ब्रांच पे जमी हुई जो बर्फ है, दैट क्लिक क्लिक क्लिक, देखो अब ये क्लिक क्या है, क्लिक का एक्चुअली में कोई अर्थ नहीं होता। क्लिक क्या है, क्लिक इज ए साउंड। क्लिक क्या है, क्लिक एक साउंड ही तो है। यही क्लिक से हमें मालूम पड़ गया कि बर्फ क्या है, चटक रही है, बर्फ चटक रही है। तो हमें मालूम पड़ गया कि बर्फ के टूटने की बात कर रहा है कि जैसे हवा चलती है ना तो बर्फ टूटती है उन बर्च के ट्री के ऊपर से। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जहाँ पर साउंड से आपको मालूम पड़ जाता है कि क्या हुआ है। उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं हम, ओनोमेटोपोइया, है ना? तो ओनोमेटोपोइया का यहाँ पर जिक्र किया है, यहाँ पर यूज किया है हमारे पोइट ने। तो वो कहते हैं जैसे ही हवा चलती है तो पेड़ की टहनियों पर जो बर्फ जमी हुई है वो चटकती है एंड टर्न मैनी कलर्ड एज द स्ट्रीट क्रैक्स एंड क्रूजेस देयर इनेमल। ठीक है, और वो क्या होता है, अब जैसे ही वो बर्फ टूटेगी, ठीक है, तो क्योंकि अब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है तो क्या होता है, जैसे हवा चलती है तो क्रैक्स एंड क्रेजेस का मतलब क्या होता है, क्रैक तो आपको पता है टूटना, और क्रेजेस का मतलब ही हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, बिल्कुल बारीक सा फ्रैक्चर जो होता है ना उसको क्रेजेस कहते हैं। तो यहाँ पे बर्फ का टूटना हुआ है कि बर्फ की वो परत जो है ना, जो सतह पर जम गई है, ब्रांच पर जम गई है पेड़ों की, वो हल्के से टूटती है। तो वो जब वो टूटती है ना तो बर्फ पे देखो सूरज की जब रोशनी पड़ेगी, तो वो रोशनी कैसी दिखाई देगी आपको, मल्टी कलर दिखाई देगी, है ना? जगमगाती हुई रोशनी दिखाई देगी और मल्टी कलर में चेंज होती हुई दिखाई देगी जब सनलाइट स्पाइक्स अगेंस्ट द इनेमल। अब देखो इनेमल क्या होता है, इनेमल जो आपका टीथ होता है ना, टीथ के ऊपर जो व्हाइट कोटिंग होती है ना, एक्चुअली में इनेमल तो हम उसको कहते हैं, लेकिन इनेमल को यहाँ पे इनेमल के रूप में यूज नहीं किया है, इनेमल को एक मेटाफर के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। इनेमल का मतलब क्या हो गया, द थिक ग्लासी लेयर ऑफ आइस। जो थिक ग्लासी लेयर ऑफ आइस होती है ना, जो पेड़ों पे जमी हुई है, उसके लिए यूज किया गया कि भैया ये जो ग्लासी लेयर है ना, ये जो पारदर्शी, ये ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ आइस है जो पेड़ की टहनियों पर जमी हुई है, और जब सूरज की रोशनी इनके ऊपर पड़ती है ना, इनके क्रैक्स के ऊपर पड़ती है, तो ये बर्फ में से क्या निकलता है, इस बर्फ, जमी हुई बर्फ के अंदर से मैनी कलर, मल्टी कलर के अंदर ये बर्फ जो है वो टर्न हो जाती है। तो इनेमल इज यूज्ड हियर एज ए मेटाफर, एक मेटाफर के रूप में इनेमल को यूज किया गया है। और ये देखो एज बार-बार रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है जिसको हम कहते हैं एनाफोरा। जब इस प्रकार का कोई फ्रेज़ बार-बार रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। आगे फिर वो बात करता है क्या? सून द सन वार्मथ मेक्स देम शेड क्रिस्टल शेल्स शैटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट। ठीक है, सून, अब धीरे धीरे क्या होता है, एज द डे प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो सन वार्मथ जो होती है और तेज होती जाती है, और जैसे जैसे सन वार्मथ तेज होगा तो क्या होगा, जो पेड़ की टहनियों पर, जो बर्च की पेड़ की टहनियों पर जो बर्फ जमी हुई है, दैट विल शेड, वो नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल पारदर्शी होती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, वो क्या दिखाई देती है आपको, बर्फ दिखाई देती है। तो वो शैटरिंग, शैटरिंग यानी मूव करती है, वहां से गिरती है, एंड एवलांचिंग, एवलांचिंग यानी तेजी से नीचे की तरफ गिरना ऑन द स्नो क्रस्ट। ठीक है, बर्च का पेड़ था, बर्च का पेड़ यूं झुका हुआ था, इस पेड़ पर क्या जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी, और जैसे ही सूरज ने अपनी गर्मी दिखाई, थोड़ा सूरज की रोशनी तेज हुई थी, ये बर्फ पिघली, और पिघल करके क्या गिरी, नीचे गिरी। तो नीचे तो क्या स्नो क्रस्ट ही तो है, ये जो सतह है, ये सरफेस जो है, ये भी तो पूरी तरीके से बर्फ से कवर्ड ही है, तो इसको हम कहते हैं स्नो क्रस्ट। ठीक है, ये स्नो क्रस्ट, तो ये बर्फ गिरती है और नीचे की तरफ गिरती है, अवेलेंचिंग, अवेलेंचिंग यानी तेजी से नीचे की तरफ गिरना, और कहाँ गिरती है, इस स्नो क्रस्ट के ऊपर गिरती है, और ऐसा लगता है हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, कि यहाँ पर क्या लग गया हो, ढेर लग गया हो टूटे हुए कांच के टुकड़ों का। तो बर्फ बिल्कुल कांच की तरह ही होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है, और पेड़ की टहनी से जब वो नीचे की तरफ ऐसे गिरती है तो ऐसा लगता है जो स्नो क्रस्ट है, जो नीचे बर्फीली सतह है जहाँ पर वो पेड़ की टहनियों से बर्फ गिरी है, वहां पर कोई
कांच के टुकड़ों का, टूटे हुए कांच के टुकड़ों का क्या लग गया, ढेर लग गया। यू वुड थिंक दैट द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, और इसकी तुलना इसने किससे करी है, हेवनली इमेज आपके सामने दी है कि देखो बर्फ किस चीज का सिंबल है, बर्फ व्हाइट जो कलर होता है वो प्योरिटी का सिंबल होता है। तो वो कहता है कि हेवनली इमेजरी आपको दी है उसने ये बताने के लिए कि कितना क्या किस तरीके से आपको वो महसूस होता है कि आपको जब वो बर्फ नीचे गिरी हुई है इस तरीके से ये ढेर लग जाते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, ठीक है, हेवन यानी स्वर्ग। अब देखो स्वर्ग में डोम तो इसी तरीके का होता है ना, डोम की आकृति तो यही होती है और पेड़ भी तो इसी तरीके से झुका हुआ है ये वृक्ष का। तो आपको ऐसे लगता है कि मान लो द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन, कि जो स्वर्ग का अंदर का डोम है वो नीचे की तरफ गिर पड़ा है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। दे आर ड्रैग्ड, ठीक है, दे किसके लिए है, बर्च। दे आर ड्रैग्ड, ड्रैग्ड यानी घसीटना, नीचे की तरफ आ गए हैं, कहाँ तक आ गए हैं, टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक। Thou once they are bored so long for long they never right themselves, ठीक है। अब वो कहता है कि भैया पेड़ है, अब पेड़ पे क्या हुआ, बर्फ जमने से क्या हुआ, ये नीचे की तरफ पेड़ झुकता गया और ये झुकते झुकते इसकी टहनियां कहाँ तक आ गई, इस बर्च के पेड़ की। तो ये बर्च का पेड़ पहले तो सीधा था, जैसे जैसे बर्फ थी ये धीरे 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 इसकी टहनियां आ गई और कहाँ तक आ गई, डेग यानी घसीटने लगी, कहाँ तक, विदर्ड ब्रेकन। विदर्ड ब्रेकन यानी सूखी हुई घास जो होती है ना, नीचे आपकी सूखी हुई घास जो जमीन पर लगी हुई थी सतह पर, सूखी हुई क्यों है, क्योंकि स्नो क्रस्ट है तो घास का उगना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सूखी हुई घास है ना, वहां तक ये ब्रांचेस जो है नीचे झुक जाती है। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, टूटी नहीं है, झुक तो गई है लेकिन ये टूटी नहीं है। दाउ वंस दे आर बोर्ड सो फॉर सो लो फॉर लॉन्ग, लेकिन क्योंकि लंबे समय तक ये ब्रांचेस क्या थी, इतने भारी वजन को सहन कर रही थी, लंबे समय तक इनके ऊपर बर्फ जमी रही थी, लंबे समय तक ये ब्रांचेस इसी पोजीशन में रही, इसीलिए दे नेवर राइट देमसेल्व्स। अब ये ब्रांचेस वापस कैसी नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये परमानेंट नीचे की तरफ बेंड हो चुकी है। तो बात कर रहा है कि न्यू इंग्लैंड के अंदर जो बर्च के ट्री हैं वो परमानेंट लेफ्ट या राइट की तरफ झुक गए हैं बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ द आइस, और यही वो कारण है कि अब ये पेड़ इतने लंबे समय तक झुक लिए कि अब ये ब्रांचेस जो है बर्च के ट्री की वो अपने आप को कभी भी सीधा नहीं कर सकती। यू मे सी देयर ट्रंक आर्किंग इन द वुड्स ईयर्स आफ्टरवर्ड्स ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड लाइक द गर्ल्स ऑन द हैंड्स एंड द नीज दैट थ्रो देयर हेयर, ठीक है। अब देखो बहुत बढ़िया इमेजरी यूज करी है, क्या कहा है, यू मे सी देयर ट्रंक्स, आप देख सकते हो कि बर्च का पेड़ है उसके तने जो है, तना जो है आर्किंग, आर्किंग यानी झुक जाना, आर्क किसे कहते हैं, आर्च जो होता है पुल देखा है ना, ब्रीज जो देखा है इस तरीके से आर्च ही तो होता है। तो ये हमारा जो बर्च का ट्री है ये भी तो आर्च है। वुड्स, वुड्स यानी जंगल में। आप जंगल में देख सकते हो कि किस तरीके से बर्च के पेड़ के जो तने हैं वो झुक गए हैं सालों बाद, ट्रेलिंग देयर लीव्स, और क्योंकि नीचे इनकी टहनियाँ झुक गई है इसीलिए ट्रेलिंग देयर लीव्स, ट्रेलिंग यानी घसीटना, वो रगड़ खा रही है उनकी पत्तियां ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और इस इमेज को देख करके ऐसा लगता है, ठीक है। अब ये कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पर, लाइक लाइक यानी कंपैरिजन कर रहा है, क्या दी है आपको, सिमली दी है, ठीक है। तुलना करिए, किसके साथ तुलना करिए, कि बर्च के पेड़ को जंगलों में इस तरीके से झुकते हुए जब हमारा कवि देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई लड़कियां, जिस तरीके से लड़कियां क्या करती है, हैंड्स एंड नीज, अपने हाथ और अपने घुटनों को झुका करके सूरज की रोशनी में क्या करती है लड़कियां, जिस तरीके से अपने बालों को सुखाती है ना, ठीक उसी तरीके से बर्च के पेड़ हो गए हैं। तो द ब्यूटीफुल सिमली हैज बीन यूज्ड बाय योर राइटर, हमारे राइटर, हमारे पोइट ने एक बहुत बेहतरीन सिमली यूज करी है आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से बर्च के जो पेड़ हैं वो झुक गए हैं। और वी वर देम द हेड्स ड्राई इन द सन, ठीक है, सूरज की रोशनी में जिस तरीके से लड़कियां अपने बालों को सुखाती है ठीक उसी तरीके से बर्च के पेड़ भी इन जंगलों के अंदर झुक गए हैं और उनकी पत्तियां जो है दैट इज स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, वो ग्राउंड से रगड़ती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट है, बट आई वॉज गोइंग टू से, but I was going to say when the truth broke in with all her matter of fact about the storm. Now I am free to be practical. अब वो कहता है भैया ठीक है ये इमेज मैंने देख ली लेकिन वास्तव में अब मेरे पास क्या आता है, ट्रूथ ब्रोकन, ट्रूथ को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया, तो सच आता है और सच अपने आप को रिवील करता है। मैटर ऑफ फैक्ट यानी रियलिटी की वो बात करता है कि किस तरीके से आइस स्टॉर्म ने जो इन पेड़ों को झुका दिया। अब वो कहता है आई एम फ्री टू बी पॉलिटिकल, अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलिटिकल होता है। तो मैंने ट्रुथ की बात कर ली, तो सत्य की बात कर दी है, रियलिटी की बात कर ली। अब वो किसकी बात करेगा, अब वो फैंटेसी की बात करेगा, इमेजिनेशन की बात करेगा। तो ये तो फैक्ट हो गया। उसने कहा कि भैया ये तो फैक्ट था जो ट्रुथ ने मेरे को बताया, ट्रुथ ने मेरे सामने ये जाहिर करा। जब ट्रुथ रियलिटी मेरे सामने आई तो मुझे ये मालूम पड़ा कि भैया पेड़ों की डालियों को तो किसने झुका दिया था, बर्फ ने झुका दिया था। लेकिन अब मैं फ्री हूँ,
अब मैं पॉलिटिकल बात करूँगा, मैं कवि के रूप में, और कवि किस चीज़ की बात करता है? इमेजिनेशन की कल्पना नहीं करेगा तो कवि अपनी कविता को लिखेगा कैसे? तो अब वो कहता है मैं फ्री हूँ पॉलिटिकल बात करने के लिए, और वो कहता है आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉयज़ बैंड देम एज़ ही वेंट आउट एंड इनटू फैच द काउज़। ठीक है? आई शुड प्रेफर, मैं प्रेफर करूँगा। मैं किस चीज़ को प्रेफर करूँगा कि भैया इन पेड़ों को तो किसी लड़के ने ही झुकाया है। इन पेड़ों को तो किसी लड़के ने ही झुकाया है। कौन-सा लड़का? जो स्विंगर था। कौन-सा लड़का? जो अपने बचपन में पेड़ों के ऊपर झूलता था, उसी ने झुकाया है। कब झुकाया है? ऐज़ ही वेंट आउट एंड इंटू फैच हिज काउ। देखो विलेज का जो एरिया होता है, जो रूरल एरिया होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो आपके कैटल रहते हैं, उनको जंगलों में चरने के लिए, ग्रेज़िंग के लिए छोड़ा जाता है, और शाम को वो जंगलों से जो लोग होते हैं गाँव वाले, वो अपने जानवरों को वापस लेकर के आते हैं। तो वो कहता है इसी तरीके का गाँव का कोई बच्चा रहा होगा, जब वो अपनी गायों को लेने के लिए इन जंगलों में गया, तो वो बच्चा भी इनके ऊपर झूला होगा, और प्रोबेबली उसी बच्चे ने क्या करा है, इन पेड़ों को झुकाया है। सम बॉय, ऐसा बच्चा टू फार अवे फ्रॉम द टाउन टू लर्न बेसबॉल, ऐसा बच्चा जो शहरी जीवन से बहुत दूर है, जो कस्बे से बहुत दूर है। टाउन, टाउन का मतलब अर्बन एरिया, शहरी जीवन जो होता है ना, अर्बन एरिया। ऐसा बच्चा जो शहरों से बहुत दूर है। अगर वो शहर में होता, तो वो आधुनिक गेमों को सीखता, जैसे बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है अपने अमेरिका का। लेकिन किसकी पहुँच में था? ये शहरी बच्चों के पहुँच में था। शहरी बच्चे तो एक तरफ बेसबॉल सीखते थे, लेकिन गाँव के बच्चे के पास सीखने के लिए तो कुछ था ही नहीं। गाँव के बच्चे के पास खेलने के लिए कुछ तो था ही नहीं। तो सम बॉयज़ टू फार अवे फ्रॉम द टाउन टू लर्न बेसबॉल व्होज़ ओनली प्ले वाज़ व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन। तो कहता है ये वही बच्चा जो गाँव का था, जो अपनी गाय लेने के लिए जंगलों में जाता था, जो बच्चा शहरी जन जीवन से बहुत दूर था। शहर के बच्चे जिस तरीके से मॉडर्न गेम्स को खेलते हैं, और मॉडर्न गेम्स से ये बहुत दूर था, अर्बन गेम्स से बहुत दूर था। बेसबॉल जैसे गेम्स जो टाउन में प्रायः बच्चे सीखते हुए आपको दिखाई देते हैं, गाँव वालों के लिए उस समय ये अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। उनको इस गेम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ना ही वो इस गेम को खेलते थे। तो ऐसा बच्चा हुज़ ओनली प्ले वाज़ व्हाट ही फाउंड हिमसेल्फ, उसका एकमात्र खेल जो उसने अपने लिए पाया, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, और वो अकेला खेल सकता हो। ठीक है? तो वो कहते हैं कि एकमात्र बच्चा जो कस्बे का नहीं था, जो शहरी जनजीवन का नहीं था, जो रूरल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है, उसने एकमात्र, क्योंकि अकेला बच्चा था, जंगल के अंदर जाता था, अपनी गायों को चराता था और वापस गायों को लेकर के आता था। उस बच्चे ने अपने आप के लिए एक नया गेम इज़ाद किया। एक ऐसा गेम इज़ाद किया जिसको वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अकेला खेल सकता हो, और उसका वो गेम क्या था? स्विंगिंग ऑन द बर्च ट्री ब्रांचेस, बर्च के पेड़ की टहनियों पर झूलना उसका मनपसंद गेम था, और वो इसको खेला करता था। वो कहता है कि मैं प्रेफर करूंगा कि कोई ऐसा बच्चा जो शहरी जनजीवन से दूर, कोई ऐसा बच्चा जो रूरल बैकग्राउंड का, कोई ऐसा बच्चा जो गांव में गांव गांव में अपने जानवरों को लेने जाता था, और जब वो अकेला होता था तो सर्दी गर्मी बरसात जो भी थी, उसने अपने आप के लिए गेम इजाद कर लिया था, और वो पेड़ों पर झूलना बड़ा पसंद करता था, और उसने झूला, और इसी कारण से ये पेड़ जो थे नीचे की तरफ झुक गए। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर, और ये गांव के बच्चे ने धीरे धीरे, क्योंकि ये कई वर्षों तक ये जाता रहा गांव का बच्चा, और वन बाय वन एक एक करके ही सबड्यूड, सबड्यूड यानी झुका देना, सरेंडर करवा देना, सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम एंड नॉट वन बट हंग लिम, नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्क्योर। ठीक है? वो क्या कहता है कि ये जो बच्चा जो स्विंगर था, जो अपने गाँव में रहता था, और जिसने अपने आप के लिए इस स्विंगिंग के खेल का इज़ाद कर लिया था, अपने लिए ये गेम को बना लिया था, और इसको इस गेम से बड़ी खुशी मिलती थी। एक-एक करके इसने अपने पिताजी के सारे पेड़ों को नीचे की तरफ झुका दिया। ठीक है? कैसे? बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल ही टूक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम। ये बार-बार उन पेड़ों के ऊपर चढ़ा, और बार-बार उन पेड़ों के ऊपर से नीचे उतरा। कब तक? जब तक इसने स्टिफनेस, स्टिफनेस यानी हार्डनेस उनके अंदर ये खत्म ना कर दी। ठीक है? स्टिफनेस यानी हार्डनेस जब तक उन पेड़ों की ब्रांचें खत्म नहीं होगी, तब तक ये बार-बार ऊपर चढ़ा, और बार-बार उन पेड़ों के नीचे से उतरा, और लास्ट में एक ऐसी स्थिति आई, नॉट वन बट हंक लिम्ब, कि एक भी पेड़ ऐसा नहीं बचा जो लंगड़ा ना हो गया हो। लिम्प, लिम्ब यानी लंगड़ा, लंगड़ा यानी झुक जाना, झुक ना गया हो। नॉट वन वाज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्क्योर, एक भी पेड़ ऐसा नहीं बचा जो अब जीता जा सके। यानी इसने सारे पेड़ों को जीत लिया, इसने सारे पेड़ों को झुका दिया। एक-एक करके ये हर एक बर्च के ट्री पर चढ़ा, एक-एक करके ये हर एक बर्च के ट्री पर झूला, और इसने अपने पिता के सारे पेड़ों को धीरे-धीरे करके क्या कर दिया? झुका दिया, और अब ऐसा बर्च का कोई भी पेड़ नहीं बचा था जो झुकाया जा सके।
ही लर्नड, अब इस बच्चे ने सीखा। ही लर्नड ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड। अब ये बच्चा इतने सालों से जा रहा था, इतने सालों से बर्च के ट्री पर स्विंग करने की प्रैक्टिस कर रहा था। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हम सभी को पता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब बच्चा भी जब बार बार झूला, बच्चा भी जब बार बार इन पेड़ों के ऊपर झूला, तो उसने क्या कर लिया, इसमें महारत हासिल कर ली, उसमें एक्सीलेंस हासिल कर लिया। और उसने ये सीख लिया टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट सून टू सून, कि पेड़ की ब्रांचेस से फटाफट नीचे नहीं उतरना, एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और पेड़ को नीचे भी नहीं लाना। मतलब परफेक्ट बैलेंस बना सकता था ये बच्चा। ना तो पेड़ की ब्रांचेस को ये नीचे सतह तक चढ़ाता था, और ना ही पेड़ की ब्रांचेस पर से ये उतर के कूदता ही था। तो इसने परफेक्ट बैलेंस बना लिया था कि बर्च के पेड़ की ब्रांच नीचे टच भी ना हो, थोड़ी ऊपर भी रहे और झुकी भी रहे। ऐसा करना ये सीख गया था अपनी प्रैक्टिस से। तो इतना परफेक्शन इसको अपने गेम के अंदर आ गया था, क्योंकि ये इसी गेम को बार-बार खेला करता था। ही ऑलवेज़ केप्ट हिज पोइज ऑन द टॉप ब्रांचेस। ये बच्चा हमेशा क्या करता था, पोइज, पोइज यानी बैलेंस करना। ये हमेशा बैलेंस करता था टॉप ब्रांचेस जो हुआ करती थी बर्च ट्री की, उस पर अपने बैलेंस को बनाए रखता था। क्लाइंबिंग केयरफुली विद द सेम पेंस यू सी टू फिल ए कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम, ठीक है। अब देखो, ये बच्चा जो था ना, इसने प्रैक्टिस करी और बहुत सालों तक प्रैक्टिस करी, और ये बर्च का एक बेहतरीन स्विंगर बन गया, और एक बेहतरीन बैलेंस ये बर्च की ट्री की ब्रांचेस पर अपना बना लिया करता था। किस तरीके से? क्लाइंबिंग केयरफुली, ये बर्च की टॉप ब्रांचेस, जैसे जैसे आप बर्च की ब्रांच के ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे ना, वो बर्च की ब्रांच और भी ज्यादा पतली और भी ज्यादा थिन होकर नजर आएगी, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि वो शायद आपका वजन नहीं ले पाएगी। तो ये बच्चा क्या करता था, धीरे-धीरे टॉप ब्रांचेज़ जो होती थी ना, उनके ऊपर बढ़ता था, अपने बैलेंस को बढ़ाता हुआ। क्लाइंबिंग केयरफुली, बड़ी सावधानी से ऊपर की तरफ बढ़ता था, विद द सेम पेस, ठीक उसी तकलीफ के साथ में जितना। अब देखो, आपके सामने ये कप है, ठीक है? आपके सामने ये कप है, अब आपसे कह दिया जाए कि इस कप को पूरा भरना है, ठीक है? जब आप इस कप को पूरा भरोगे ना, तो बड़े ध्यान से भरोगे। कोई कह देता है आधा भरना है, तो आपको बिल्कुल जोर नहीं आता, आप आधा तो इसको भर देते। लेकिन आपको कहा गया बल्कि आप इसको भरना है, और पूरा यहाँ तक ऊपर तक भरना है, और कहाँ तक भरना है? इवन अबove द ब्रिम, ये किनारा है ना, इससे भी बिल्कुल बिल्कुल इस पे किनारे तक आ जाना चाहिए। तो आप जब इस किनारे तक इस कप को भरोगे ना, तो आप सोचो कि कितना ध्यान रखोगे, कितनी परेशानी होगी, कितनी परेशानियों से आप इस कप को यहाँ तक भरोगे कि नीचे भी नहीं छलके और कप ऊपर तक भी बढ़ जाए। तो इसको कहते हैं अप टू द ब्रिम, अंतिम किनारे तक कप कप को भर देना, और ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो ठीक इसी तरीके से भी इस बच्चे ने अपने आप को एक्सील्ड कर लिया था बर्च की पेड़ की टॉप ब्रांचेस पर चढ़ने के लिए। बार-बार प्रैक्टिस करने से इसने अपने आप को इस लायक बना लिया था कि बर्च के पेड़ की टॉप ब्रांचेस पर भी चढ़ जाया करता था। तो ठीक उतना ही पेन, ठीक उतनी ही तकलीफ जितनी आप किसी कप को अप टू द ब्रिम यानी ऊपरी किनारे तक भरने के लिए लोगे, ठीक उतनी ही तकलीफ इस बच्चे ने उठाई होगी, और अपने आप को आज इस काबिल बना लिया कि ये टॉप ब्रांच ऑफ द बर्च ट्री पर आसानी से चढ़ जाया करता था। नेक्स्ट है, देन ही फ्लंग आउटवर्ड, और जब ये बच्चा टू टॉप ब्रांच ऑफ द बर्च ट्री पर चढ़ गया है, देन ही फ्लंग आउटवर्ड फीट फर्स्ट विद अ स्विश, किकिंग हिज वे डाउन टू द एयर टू द ग्राउंड। फिर ये बच्चा उस पेड़ से नीचे कूदता, फीट फर्स्ट, पहले पैरों को नीचे रखता, विद ए स्विश। देखो स्विश क्या है, फिर अगेन स्विश इज ए साउंड। जब बच्चा पेड़ की टहनी से नीचे की तरफ कूदेगा, तो हवा का एक साउंड आएगा, स्विश का साउंड, है ना? तो स्विश में अपने आप इस स्विश का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन स्विच से हमें मालूम पड़ेगा कि बच्चा पेड़ की टहनी से नीचे की तरफ कूद रहा है। तो वंस अगेन साउंड सुन कर के हमें मालूम पड़ेगा कि बात किस चीज़ की हो रही है। तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ, जिसको हमने क्या कहा? ओनोमेटोपोइया कहा। ठीक है? तो बच्चे ने बड़े पैर नीचे रखे, पहले पैर नीचे रखे, जब कूदा विद अ स्विश स्विश साउंड के साथ कूदा, किकिंग हिज वे थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, और इस तरीके से बच्चा ज़मीन तक पहुँच गया। तो इट वाज़ द गेम फॉर दैट चाइल्ड, उस बच्चे के लिए तो ये गेम था। कि वो जंगल में जाता था, बर्च के पेड़ पर चढ़ता था, टॉप ब्रांच पे चढ़ता था, और फिर नीचे की तरफ कूद जाता था, और बार-बार वो इसी प्रैक्टिस को दोहराता था। आज वो इतना ज़्यादा एक्सील्ड हो गया था इस प्रैक्टिस के अंदर कि टॉप ब्रांचेस पर भी बढ़िया बैलेंस वो मेंटेन कर पाता था। फिर कवि कहता है, हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि सो वाज़ आई वन्स माई सेल्फ ए स्विंगर ऑफ द बर्चेस। एक ज़माना था कि मैं भी बर्च के पेड़ों पर ठीक इसी तरीके से झूला करता था, जिस तरीके से ये बच्चा झूला करता है। कि देयर वाज़ अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा हुआ करता था, इट वाज़ माय हैबिट, इट वाज़ माय प्ले टू स्विंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ बर्च ट्री, एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी। और आज जब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आज भी मेरा सपना है, और क्या सपना है? कि भाई यार, एक बार फिर
बर्च का स्विंगर क्यों ना बन जाऊँ। और ये एक सपना कब आता है, ये ख्वाब कब आता है, ये याद कब आती है, ये नॉस्टैल्जिया में वो कब क चला जाता है, ये पुरानी रिमेंबरेंस उसे कब आती है? इट्स व्हेन आई एम weary of consideration and life is too much like a pathless wood where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it. And one eye is weeping from a twigs having lashes across it upon. When I am weary of consideration, weary यानी tired, जब मैं थक जाता हूँ कि किस चीज़ से थक जाता हूँ? कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस यानी जीवन की चिंताएं, कंसिडरेशंस यानी जीवन की हार्डशिप्स, कंसिडरेशंस यानी जीवन की ट्रबल्स, परेशानियां, कंसिडरेशंस यानी जीवन का हमड्रम, ठीक है। कंसिडरेशंस यानी जीवन में आपके पास आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो यही तो होता है। हम जैसे-जैसे हमारी एज में ग्रो करते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें आती जाती है। तो अब वो कह रहा है कि भैया मैं भी बड़ा हो रहा हूँ और धीरे-धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया, जीवन में मेरे चिंताएँ, मेरे हार्डशिप्स, ट्रबल्स, हमटम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे जीवन में आ गई। और जब मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को थका हुआ महसूस करता हूँ, जब मुझे ये लगता है कि जीवन किस तरीके से हो गया है, लाइक द पाथलेस वुड, लाइक यदि सिमिली यहाँ पर यूज़ हो गई, फिर लाइक द पाथलेस वुड, एक ऐसे जंगल की तरह हो गया जहाँ पर आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा है। यानी जीवन में जब आपको कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जब जीवन की ट्रबल से, जीवन की हार्डशिप से, जीवन की परेशानियों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और हम से आप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, जहां पर आपको ये लगता है कि फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स क्रॉस इट, आपके मुंह पर मकड़ी के टूटे हुए जाले लिपटे हुए हैं और आपका जो मुंह है, जो फेस है, वो बड़ी पेन झेल रहा है। ऐसा लगता है कि आपकी एक आँख रो रही है फ्रॉम अ ट्विग्स, ट्विग्स यानी तिनका, जो आपकी लैशेज़ यानी आई लैशेज़ के आर-पार। कहेंगे ना, आई लैशेज़ में एक टुकड़ा फँस गया जिसके कारण आपकी एक आँख जो है परमानेंट के लिए खुली हो गई है। तो ये सारी की सारी एक इमेज दी है कि एज़ यू ग्रो इन योर एज, जैसे-जैसे आप अपनी उम्र के अंदर बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। वैसे-वैसे चिंताएँ जीवन में और घर करती जाती है, वैसे-वैसे हार्डशिप्स आपकी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ट्रबल्स आपके जीवन में आती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों को ठीक उसी प्रकार से झुका देती है, जिस प्रकार से बर्च के पेड़ की ब्रांचेज़ झुक गई है। तो वो लगता है, उसको लगता है कि क्या हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये लगता है कि मेरा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। और जब कभी भी उसको ये ख़्याल आता है तो वो नॉस्टैल्जिया में चला जाता है, वो प्राचीन यादों में चला जाता है, वो पुराने बचपन की यादों में चला जाता है और उसको ये लगता है कि काश मैं एक बार फिर क्या बन पाता, मैं एक बार फिर बर्च ट्री का वो सिंगर बन पाता, एक बार फिर वो चाइल्ड बन पाता। तो आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम द अर्थ अवाइन। इसीलिए मैं प्रेफ़र करूँगा, किस चीज़ को प्रेफ़र करूँगा? इस धरती से मैं एक पल के लिए, ठीक है? अब ये शब्द यहाँ पे गौर करने लायक है, एवाइड। एवाई यानी फॉर ए मोमेंट ओनली। वो धरती से जाना चाहता है। काहे के लिए? बर्च की ट्री की टॉप ब्रांच पे चढ़ना चाहता है, जाना चाहता है, बट फॉर ए व्हाइल एंड देन कम बैक टू इट बिगिन अवर, और फिर मैं वापस यहाँ पर लौटना चाहता हूँ, ठीक है? ही जस्ट वांट टू मूव अवे फ्रॉम दिस अर्थली लाइफ। ही जस्ट वांट टू गिव अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को त्यागना चाहता है, वो सारी परेशानी से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एस्केपिसिज़्म में बिलीव नहीं करता, ठीक है? अब ये पहली लाइन जब आप देखोगे ना, तो ये दिखाती है एस्केपिसिज़्म। किस चीज़ को दिखाती है? एस्केपिसिज़्म को ये दिखाती है कि वो पलायनवाद में विश्वास करता है, अ वो पलायनवाद में विश्वास करता है, वो इस धरती को छोड़ करके इस धरती से जाना चाहता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो कहता है देन कम बैक टू मी, वापस वो रियलिटी का सामना करता है और वो कहता है मैं आना चाहता हूँ, लेकिन वापस इस धरती पर आना चाहता हूँ। मे नॉट फेट, देखो अब ऐसा नहीं है कि भैया भग भाग्य, ठीक है? फेट को यहाँ पे क्या कर दिया गया है? पर्सोनिफाई कर दिया है। फेट को एक पर्सन के रूप में आपको बता दिया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन या फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे वो यूज़ हुआ है। May not fate willingly misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away not to return। वो कहता है कि भैया फेट इंटेंशनली, विलफुली यानी इंटेंशनली, जानबूझ करके, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भाग्य जो है ना जानबूझ करके मेरी बातों को मिसअंडरस्टूड कर ले, मिसअंडरस्टूड नहीं, गलत समझ ले, और जो मैं मांग रहा हूँ उसका आधा ही मुझे दे। ठीक है? उसने क्या मांगा? हमारे कवि ने क्या मांगा कि भैया मैं वापस एक बार क्या करना चाहता हूँ, मैं बर्च का स्विंगर बनना चाहता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस धरती से एक बार के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसने क्या कहा था, लेकिन वापस इस धरती पर मैं लौट के आना भी चाहता हूँ। तो वो कहता है कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो कि भाग्य मेरी बातों को सुन ले, किस्मत मेरी बातों को सुन ले, और जो मैं माँग रहा हूँ ना, जानबूझ करके उसका आधा ही मुझे दे।
आधा ही यानी आई विश आई स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, कि ऐसा नहीं कि भाग्य कहीं मेरे को वापस इस धरती पर लौटने ही ना दे। क्यों? क्योंकि अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। देखो बहुत ही सुंदर लाइन कही है और पूरी कविताओं का यही जिस्ट है, ये मेटाफर के रूप में लाइन को यूज़ किया गया है, क्योंकि धरती से बेहतरीन कोई जगह नहीं है। ये धरती ही है जो प्यार से भरी हुई पड़ी है। ये धरती ही है जहाँ पर आपको सच्ची खुशी मिलती है। जीवन का नाम क्या है? संघर्ष है। और जीवन का अस्तित्व कहाँ है? केवल धरती पर ही है। तो सुख हो, चाहे दुःख हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ये सारी की सारी आपको धरती पर ही मिलेगी। इसलिए हमारा कवि कहता है कि भाग्य मेरी बातों को गलत न समझे, पर भाग्य कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं जो माँग रहा हूँ, उसका आधा ही मुझे दे। यानी मुझे भेज तो दे, लेकिन वापस मुझे धरती पर लाए ही नहीं। इसीलिए वो कहता है, क्या कहता है कि अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। ये धरती सबसे बेहतरीन जगह है, ये धरती सबसे बेहतरीन प्लेनेट है। इसके अलावा आपको सच्ची खुशी कहीं पर मिल ही नहीं सकती। ये धरती ही है जहाँ पर चारों तरफ प्यार ही प्यार बिखरा पड़ा हुआ है। ये ज़िम्मेदारियाँ ही है जो इंसान को मैच्योर बनाती है। आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गेट बेटर बेटर। इसलिए मुझे ये नहीं पता कि धरती से और कौन-सी अच्छी जगह है जहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री। मैं जाना चाहता हूँ, और कैसे जाना चाहता हूँ? बर्च ट्री की ब्रांचेस पर चढ़ कर के जाना चाहता हूँ, एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस अप टू अ स्नो व्हाइट ट्रंक टुवर्ड्स हेवन। और हमारा कवि चाहता है कहाँ पर? स्नो व्हाइट ट्रंक, ठीक है? देखो नीचे बर्फ नहीं होगी पेड़ पे, है ना? नीचे बर्फ नहीं होगी पेड़ पर, धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे पढ़ोगे तो ऊपर की तरफ धीरे-धीरे बर्फ चालू हो जाएगी, पूरा पेड़ आपको बर्फ से ढका हुआ दिखाई देगा। द स्नो व्हाइट ट्रंक टुवर्ड्स हेवन। तो पूरी टॉप ब्रांच पे हमारा कवि चढ़ना चाहता है ताकि वो हेवनली हाइट तक पहुँच पाए। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर। कब तक चढ़ना चाहता है? धीरे-धीरे, धीरे जैसे ऊपर चढ़ोगे ब्रांच पतली होती जाएगी, और वो यहाँ तक चढ़ना चाहता है जब तक वो कहता है कि अब बर्च की ट्री मेरे को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए, मेरे को और ज़्यादा अ, एंड्योर नहीं कर पाए। डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन। डिप्ड यानी नीचे झुका देना। मैं इस बर्च की टॉप जो ब्रांच है जहां पर मैं ऊपर तक चढ़ना चाहता हूँ, इस टॉप ब्रांच को मैं क्या करूंगा? डिप्ड बेंट एंड सेट मी डाउन अगेन, और वापस मैं मेरी इस धरती पर आ जाऊंगा। तो वो कहता है जानना तो चाहता हूं मैं इस एस्केपिसिज्म में बिलीव तो करता है कि जानना तो चाहता हूं मैं, छुटकारा पाना चाहता हूं, बट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, टेम्पररी छुटकारा पाना चाहता हूँ, परमानेंट छुटकारा नहीं पाना चाहता। जाऊंगा, लेकिन वहाँ तक चढ़ूँगा, उस टॉप हाइट तक चढ़ूँगा बर्च के ट्री की, जब तक कि उसकी टॉप ब्रांच मेरे को बर्दाश्त ना कर पाए, और फिर मैं उसकी टॉप ब्रांच को झुकाता हुआ नीचे की तरफ वापस आ जाऊँगा। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। इसलिए हमारा पोएट जो अच्छी चीज़ मानता है, वो किसको मानता है? गोइंग एंड कमिंग बैक। ये जाना और जाकर के वापस लौट कर के आना, कि हार्श रियलिटीज़ ऑफ दिस लाइफ से वो जाना तो चाहता है, लेकिन वापस वो आना चाहता है इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, इस जीवन की हार्श रियलिटीज को फेस करने के लिए। वन कुड डू वर्स देन बी ए स्विंगर ऑफ बर्चेस। अगर कोई जीवन में बर्च ट्री का स्विंगर नहीं बन पाया, तो इससे ज्यादा बुरा काम उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। तो बर्च ट्री का स्विंगर बनना हमारे कवि की नजरों में क्या है? एक बहुत ही बेहतरीन कार्य है। हमारे कवि की नजरों में क्या है कि जे ऐसा व्यक्ति जो बर्च ट्री का क्या नहीं बन पाया, स्विंगर नहीं बन पाया, उसने अपनी ज़िंदगी में शायद ही इससे बुरा कोई काम किया हो। तो बर्च ट्री है ना, एक्चुअली में यहाँ पे बर्च ट्री किस चीज़ को सिम्बोलाइज़ करता है? बर्च ट्री एस्केप को सिम्बोलाइज़ करता है। बर्च ट्री फ्रीडम को सिम्बोलाइज़ करता है ना? बर्च ट्री किसको सिम्बोलाइज़ करता है? चाइल्डहुड इनोसेंस को सिम्बोलाइज़ करता है ना? चाइल्डहुड इनोसेंस। तो ये बर्च ट्री के माध्यम से आपको क्या दिखाई देगी? ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, सिंबल के रूप में यहाँ पर यूज़ की गई है। और स्विंगिंग जो है, स्विंगिंग यानी स्विंगर ही तो बनना चाहता है हमारा ये कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो स्विंगिंग किस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है? स्विंगिंग सिंबलाइज़ कर रही है हमारे पोएट की विश को, और उसकी विश क्या है? टू राइज़ अबोव द लाइफ़्स बर्डन्स। तो इन जीवन की परेशानियों से ऊपर उठना चाहता है और वापस लौटना चाहता है। वापस कैसे लौटेगा? रिफ्रेश होकर के वापस लौटना चाहता है, ठीक है? तो थोड़ी देर का रेस्ट करना चाहता है वो, और रिफ्रेश होकर के वापस वो लौटना चाहता है इसी धरती पर। तो इस धरती से वो एस्केटिसिज्म में बिलीव नहीं करता, बल्कि इस धरती से जाना चाहता है जस्ट टू गेट द फ्रेशनेस फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए तरोताजगी महसूस करने के लिए, ताकि फिर वो वापस इस धरती पर आए और फ्रेशनेस के साथ आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जीवन की हार्डशिप्स को बेहतरीन तरीके से वो फेस कर पाए। दिस वाज द इंटेंशन ऑफ आवर पोइट।
ठीक है? यहाँ पर आकर के हमारी ये पोएम जो है ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पोएम समझ आ गई होगी। आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। जल्दी ही इस पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन्स और आंसर्स भी आपके अपलोड कर दिए जाएँगे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी आपके इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।